मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने को लेकर यह मुलाकात होने वाली है। इससे पहले भी केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दूसरे कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल ने मातोश्री आकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के बाद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी उनके साथ मौजूद थे। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए। जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके। जनता के प्रति जवाब दे तो चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। विपक्षी एकता की बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोर से हमला बोला और लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल का मातोश्री का ये दूसरा दौरा था और कुछ दिनों पहले आदित्य ठाकरे भी दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। बुधवार को मातोश्री में हुई इस बैठक में अध्यादेश के अलावा और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई। दरअसल आम आदमी पार्टी मुंबई में भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश पिछले कई महीनों से कर रही है और बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई की जांच ने एक बार फिर से एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुर्खियों में ला दिया है। कार्डिलिया क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार करने और झूठा मामला बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खुद ही नवाब मलिक गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब जब समीर वानखेड़े सीबीआई की जांच के दायरे में हैं, तो एनसीपी ने यह दावा किया कि अब यह साबित हो चुका है कि नवाब मलिक सच बोल रहे थे। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के बदले में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार दावा कर रहे हैं कि इससे साबित होता है कि उस वक्त भ्रष्टाचार और फर्जी मामले बनाने के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक सही थे। उन्हें मीडिया के सामने सच बोलने के लिए जेल में डाला गया। मलिकांना म्हणजे त्यांना तर त्रास दिलाच गेला आणि सातत्यानं ते काही चुकीच्या गोष्टीच्या संबंधीची भूमिका मीडियाच्या समोर मांडत होते, त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली। सत्य असताना सुद्धा, पण किंमत मोजत असताना ज्यांच्या संदर्भातली त्यांनी भूमिका घेतली होती, आज त्या लोकांच्याबद्दल काही कारवाई करण्याचा निर्णय देशातल्या मोठ्या संस्थेला सीबीआयला घ्यावा लागला। याचा अर्थ नवाब मलिक यांची भूमिका ही किती सत्यावर आधारित होती हे स्पष्ट झालेलं आहे। बघूया आता पुढे काय काय होतं ते। इतना ही नहीं, एनसीपी नेता अजित पवार जो खुद भी ईडी के रडार पर हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच का अधिकार होने की बात कहते रहते हैं, अब उन्होंने भी नवाब मलिक के आरोपों में सच्चाई होने का दावा किया है। तब के नवाब भाई के जो भी उन्होंने कहा था
ये बहुत कुछ सही निकल रहा है, ऐसा सीबीआई की तरफ से सुनने को मिलता है। साल भर बाद भी नवाब मलिक जेल में हैं और सीबीआई की जांच झेल रहे समीर वानखेड़े पर अदालत ने मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने इंस्टाग्राम पर कलयुग की कहानी सुनाई है, जिसमें अपने पति का नाम लिए बिना उन्होंने उनके खिलाफ चल रहे मामले पर तंज कसा है और सभी से सच्चाई का साथ देने की अपील की है। ये जो पृथ्वी चल रही है ये सिर्फ अच्छाई के बलबूते पे चल रही है। ये चुनिंदा लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें उनका साथ देना है। मैं अच्छाई के साथ चल रही हूँ, क्या आप चल रहे हैं? समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जबानी जंग कॉर्डिलिया क्रूज केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि उन्होंने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया था, इसलिए नाराज होकर वो उन्हें बदनाम कर रहे थे। लेकिन जुबानी जंग से शुरू हुई ये लड़ाई अब इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं और समीर वानखेड़े शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में जेल जाने से बचने के लिए अदालत की शरण में हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा और कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रियल एस्टेट बाजार नकदी को खपाने का बड़ा जरिया माना जाता रहा है, लेकिन नोटबंदी और सख्त नियमों के बाद प्रॉपर्टी बाजार में कैश डीलिंग बहुत कम हुई है। अब 2000 रुपए के नोट वापसी के ऐलान के बाद से प्रॉपर्टी डीलर्स के पास कैश में प्रॉपर्टी खरीदने की मांग बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई से रिपोर्ट देखिए। 2000 के नोट की वापसी का असर रियल एस्टेट पर पड़ता दिख रहा है। बीते 19 वर्षों से उत्तर मुंबई में प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे अरविंद गोयल बताते हैं कि बीते 3 दिनों में कैश में प्रॉपर्टी खरीद की मांग में करीब 4 से 5% की बढ़त दिख रही है। इंक्वायरी अगर देखें तो 4-5% बढ़ी है, बिजनेस क्लास स्पेशली, कि जो कोई हमसे आगे पूछते हैं भाई हमको फ्लैट चाहिए, लेकिन हमारी पहली कंडीशन है हमसे कोई 2000 रुपये का नोट लेगा क्या। बहुत से जो सर्विस क्लास लोग हैं वो लोग तो वाइट में ही प्रीफर करते हैं, या कोई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं, खाली जिनके पास ब्लैक मनी का इनकम का चांसेस है वो लोग कैश में ढूंढते हैं। काले धन पर रोक लगाने के लिए अचल संपत्तियों की डीलिंग में कैश के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स का अलग नियम है। आयकर अधिनियम की धारा 269 SS के तहत अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचते वक्त 20,000 या उससे अधिक की रकम कैश में ले रहा है तो उस पूरी रकम को जुर्माने के रूप में भरना होगा। सरकार ने ऐसा काले धन पर रोक लगाने की मंशा से किया था। बीते 23 वर्षों से प्रॉपर्टी बाजार में काम कर रहे अनिल कुमार सेनापति भी कहते हैं कि मांग बढ़ी तो है, लेकिन कैश में डीलिंग अब जोखिम का काम है। हेडेक तो है ही है, रिस्क लेना कोई भी नहीं चाहते हैं, ना सेलर ना परचेजर, और हम तो बीच में तो हम लोग अटक ही जाते हैं। यू नेवर नो कि एक ट्रांजैक्शन कहीं पे बीच में अटक नहीं जाए। सो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाती है। अभी तो चालू हुआ है दिस, आई मीन इन लास्ट 2-3 days टाइम इट्स अबाउट 5 to 7% इंक्वायरी बढ़ी हुई है, आई मीन फॉर द कैश कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस, और स्पेशली 2000 के नोट की रिक्वायरमेंट जो है जिसके पास ज़्यादा हो गया, दे आर मोर कीन टू बाय द प्रॉपर्टीज नाउ। दीज आर मोर ऑफ बिजनेस क्लास क्राउड एंड दे आर लुकिंग फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। रेसिडेंशियल के लिए भी देख रहे हैं लोग, लेकिन रेसिडेंशियल में कैश ट्रांजैक्शन इतना नहीं हो पाता है, तो उसी के लिए उसमें थोड़ा इंक्वायरी कम होता है, और जो रिक्वायरमेंट भी आती है, जो सेलर भी है, दे आर more conscious about taking the cash component now. अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार सेविल्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद नंदन बताते हैं कि रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन कई फीसदी कम हुआ है। जो आज से 8-10 साल पहले तक की जो एक कमोबेश हालत थी रियल एस्टेट परचेज में, जहां बहुत बड़ी तादाद में कैश ट्रांजैक्शन होते थे, अब उतने नहीं हो पाते। 2 वजह हैं। एक तो रेरा आ गया है, कई तरह के विजिलेंस हैं, कई तरह के इनेबलर्स हैं पॉलिसी के तौर पर, जो कि अब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और साथ में लोगों ने अब एक कंफर्ट भी धीरे धीरे सीखा है कि कैसे आप चेक ट्रांजैक्शन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन से काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो सिर्फ कैश से काम करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कैश टू ऑनलाइन या कैश टू नॉन कैश में ट्रांसफ़र शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कैश ख़त्म हो गया है, कैश तो आज भी है, कितना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ चुकी है मार्केट में।
नकदी को खपाने का सबसे बड़ा साधन माने जाने वाले रियल एस्टेट ने 2016 की नोटबंदी में ऐसी चोट खाई कि डेवलपर्स अब नकदी रखने में यकीन नहीं रखते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नोटबंदी से पहले जहां 40 से 44% मामलों में कैश डीलिंग होती थी, वो घटकर अब 10% से भी कम हो गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।